हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जैकेट 21। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे आप लोग का क्वेश्चन भी आ रहा था और ख़ास तौर पे आप लोग का यह कहना था कि अब जो है 70 दिन बचा हुआ है, तो कैसे हम लोग 70 दिन में प्री एग्ज़ाम को ईजिली क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और आपको ज़्यादा चैप्टर भी नहीं पढ़ना होगा। 55 से 60 टॉपिक को पढ़ के आपके पास 70 दिन है, और ये 70 दिन मायने रखते हैं, आप सबको पता है। अच्छा, जो लोग फॉर्म फिलअप अभी तक नहीं किए हैं, स्टार्टिंग में ही जाके कर लीजिए। आपको पता होगा कि लास्ट में क्या होता है कि सर्वर का इशू, कई सारे इशू आ जाते हैं, तो आप स्टार्टिंग में फॉर्म जाके भर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मैं यहाँ पे देख सकते हैं सारे वो टॉपिक लिख चुका हूँ जहाँ से आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, इवन 68वीं बीपीएससी की भी बात की जाए, उसे भी शामिल किया जाए, तो जितना मैं यहाँ पे चैप्टर लिखा हूँ, इसी चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, और यही बीपीएससी का सिलेबस भी है ना। एक एक करके हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और ये पूरा डिटेल एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरा यूट्यूब पे देख लीजिएगा। और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप सबको पता है मुझे 3 बार बीपीएससी का प्री मेंस और इंटरव्यू देने का अनुभव है। इस आधार पे मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और ये जो 55 से जो 60 टॉपिक है ना, यही से प्रश्न प्री में भी आते हैं, और आपका मेंस भी यहीं से कवर हो जाता है। हाँ, बताऊंगा सारे तरीके, क्योंकि अभी आपको ज़्यादा अब प्री पे फोकस करना है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे क्या सर हम अभी प्री पे सिर्फ फोकस करेंगे तो क्या मेरा मेंस अच्छा हो पाएगा? यार बिल्कुल, आप अच्छे परफॉर्मेंस मेंस में भी कर पाएंगे। प्री में और मेंस में ज़्यादा का अंतर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भाई ऐसा मुझे लगता है कि देखा जाए आपका प्री और मेंस में दोनों का सिलेबस, तो भाई ज़्यादा वास्ट है आपका प्री का सिलेबस। इसलिए अगर प्री पे आपका अच्छे से कमांड हो जाता है, तो आपका 70% मेंस भी तैयार हो जाता है ना। मैं बताऊंगा सारे तरीके, लास्ट में आपको आंसर राइटिंग करना होता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे टू दी पॉइंट यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आपके जो यहाँ पे चैप्टर है 55 से 60 चैप्टर, ये कौन कौन सा चैप्टर है, और मैं वो सारे विषय के बारे में बताऊंगा। हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या फिर करंट अफेयर्स हो, या फिर स्पेशल बिहार हो, ऑल सेक्शन को मैं यहाँ पे इसी वीडियो में कवर किया हूँ, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, ताकि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। और अच्छा, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाइए, जुड़ जाइए टेलीग्राम पे, और वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पे मैं आपको इसका कंप्लीट PDF दे चुका हूँ। तो वहाँ से आप जाके इसे आप चाहे तो अपने नोट्स बुक में से लिख सकते हैं, या फिर प्रिंट आउट करवा सकते हैं, आप जैसे आपको लगे, या फिर आप PDF से भी देख सकते हैं ना। लेकिन इतना टॉपिक आपको कवर करना ही करना है। कुछ टॉपिक है लगभग यहाँ पे 35 से 40 टॉपिक, जो तो आप यहाँ से ये जो 35 से 40 टॉपिक जो देख रहे हैं, बिल्कुल आपको इसे नहीं छोड़ना है, जो आपके परीक्षा के लिए यह रामबाण होता है। और लगभग देखा जाए तो आपका 90 से 95 क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। और मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूँ कि आप लोग अभी भी ईजिली 110 115 के आसपास में स्कोर कर सकते हैं, है ना। चलिए एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। अच्छा, आपका एक क्वेश्चन अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, ठीक है, आपने ये चैप्टर बता दिए, तो हम यहाँ से इस चैप्टर को पढ़े कहाँ से, इसका सोर्स भी बता दूंगा अभी इसी वीडियो में, ठीक। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से देख सके, है ना। चलिए, तो पहले हम लोग बीपीएससी की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इसका सिलेबस को थोड़ा सा देख लेते हैं ना, क्योंकि सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो बीपीएससी एग्जाम की बात की जाए, तो आपकी परीक्षा में मैं बात कर रहा हूँ फुल्ली 69 बीपीएससी के लिए, और अगर आप 70 बीपीएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है ना। सिलेबस यही रहने वाला है। बीपीएससी एग्जाम की बात की जाए फ्रेंड्स, तो आपके परीक्षा में 150 क्वेश्चन रहता है। और देखिए, एक प्रश्न जो सबके मन में अभी आ रहा है निगेटिव मार्किंग के लेके, देखिए अभी तक ये फाइनल नहीं किया गया है कि भाई निगेटिव 1/3 होगा या फिर 1/4 होगा। उम्मीद है, मैक्सिमम चांस है कि आपका नेगेटिव मार्क जो है 1/3 होगा, और यहाँ पे आपके जो 5वां ऑप्शन था ये हटेगा, ठीक है ना। क्योंकि मेंस का जो 68 बीपीएससी का जो मेंस का फॉर्म भराया गया था, तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे निर्णय लिया गया था, जो है सबका सजेशन लिया गया था कि भाई क्या यहाँ पे देते हैं, और इसमें मैं भी शामिल था, आपको पता होगा। 68 बीपीएससी में मैं भी फॉर्म फिलअप किया था मेंस का, तो आपको पता ही होगा। तो मैक्सिमम वोट जो है 1/3 नेगेटिव का आया था, और 5वां ऑप्शन हटाया जाए, यही सभी लोग चूज किया था, मैक्सिमम कैंडिडेट, ठीक है। तो आप सबको पता है कि यही रहने भी वाला है, उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए, इस पर ये आपको ये ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है, ये सबके लिए होगा, जो भी निर्णय होगा ये सबके लिए होगा। अभी आपका जो फुल्ली फोकस होना चाहिए आपके एग्जाम पे, है ना। जिसका प्री नहीं निकल रहा है, बार बार आप फ्री में फेल हो रहे हैं, जाहिर सी बात है इस बार भी आपको पता है कि लगभग यहाँ पे आपके सामने सीटों की संख्या जो है, मुझे लगता है कि 500 के आसपास में हो जाएगा, हो सकता है कि 600 हो जाए। तो इस बार भी जाहिर सी बात है, तो रिजल्ट तो उतना ही आना है, जितना सीट है तो उतना ही रिजल्ट आना है। तो जाहिर सी बात है आपको इसी में फाइट करना है, भीड़ तो हमेशा रहेगा, तो कितना आप भीड़ से डरिएगा, है ना। तो बिल्कुल डरना नहीं है। पहले हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि टाइम आपका बहुत ही ज़्यादा अभी कीमती है।
और कितने घंटे पढ़ना चाहिए यह भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। कौन से सेक्शन पे कितना टाइम देना है, कौन से टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, बिल्कुल इसे छोड़ना ही नहीं है, बताऊंगा ऑल सेक्शन के बारे में, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे आपकी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें उम्मीद है कि 1/3 नेगेटिव होगा, और आपको टाइम तो पता ही है कितना टाइम मिलता है ना। ये 150 जो क्वेश्चन है ना, तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का नेचर पता होना चाहिए, जिसमें जो स्कोरिंग सेक्शन है आपको पता होगा कि हिस्ट्री से आपकी परीक्षा में 30 प्रश्न रहता है, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व इतिहास से प्रश्न नहीं पूछे जाते, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री से देखा जाए, मैं स्पेशल बिहार को यहाँ पे हटा दूँ तो 30 से 35 क्वेश्चन आपके परीक्षा में यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला जो बड़ा सेक्शन है, बड़ा सेक्शन नहीं कहा जाए, स्कोरिंग सेक्शन है साइंस, जहाँ से आपकी परीक्षा में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पे मैं मैथ को शामिल कर दूँ तो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप देखिएगा ये फिक्स है, इतना रहता ही रहता है। और जिसमें आपका 10 बायोलॉजी से था RSRB BPSC में, और लगभग इसी के आसपास में 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यही आपका डेटा है। हमेशा बायोलॉजी का क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, और दूसरे नंबर पर केमिस्ट्री आता है, और फिजिक्स आता है, और तीसरे नंबर पर केमिस्ट्री का वेटेज रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 10-10 क्वेश्चन सबको लिखा हूँ, क्योंकि RSRB में यही था डेटा, और मैथ का 10 क्वेश्चन तो आता ही आता है ना। तो आप देख सकते हैं 2 सेक्शन हम लोग देख लिए। तीसरा सेक्शन है करंट अफेयर्स का, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है। अगर यहाँ पे स्पेशल बिहार को शामिल कर दिया जाए, हटा दिया जाए, स्पेशल बिहार तो मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि उसमें अलग यहाँ पे सेक्शन लिया हूँ, तो 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से रहता है, कहाँ से, करंट अफेयर्स से। आपको यहाँ पे पता चल गया कि 3 सेक्शन आप देख सकते हैं, 3 सेक्शन को जो पकड़ते हैं तो लगभग 100 प्लस के आसपास में आपका नंबर आ रहा है। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने पहले भी बताया, हाँ पहले भी बताया हूँ, इसका चैप्टर भी बताऊँगा अभी, आपको घबराना नहीं है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। उसके बाद संविधान की बात की जाए, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, जहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी का लगभग 15 से 17 क्वेश्चन, 20-20 तक भी ये डेटा चला जाता है। और इकोनॉमिक्स की बात की जाए, अर्थशास्त्र की बात की तो 10 क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे सब कुछ मैं मेंशन कर दिया हूँ, करंट अफेयर्स में मैं लिख दिया हूँ, सारे सेक्शन में यहाँ पे लिखने का कोशिश किया हूँ। अब यहाँ पे स्पेशल बिहार की बात की तो यहाँ पे 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से भी रहता है, ठीक है। तो यही आपका एग्जाम का जो है प्री का पैटर्न है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ सारी चीज़ें। चूँकि आपको पढ़ना तो सारे सेक्शन है, ऐसा नहीं कि भाई आप किसी भी सेक्शन को छोड़ दीजिएगा। अभी क्या है कि आप देखिएगा BPSC की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं UPSC की तरफ ये भी इशारा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस बार पॉलिटिकल साइंस का वेटेज ज़्यादा हो जाए, है ना, मतलब क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दिया जाए, या फिर ज्योग्राफी की क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दिया जाए, ऐसा में भी हो सकता है। इसलिए आपको पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, और इकोनॉमिक्स को भी भाई अच्छे से पढ़ लेना है। इकोनॉमिक्स में यार सारी चीज़ें नहीं पढ़ना होता है, और लोग पता नहीं देख के ही परेशान हो जाते हैं। अभी आपको यहाँ पे सारे चैप्टर को जो है यहाँ पे मैं बताऊंगा, तो आपको पता लग जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया। अब यहाँ पे जो आपका काम का चीज़ है, जिसका आप लोग का बेसब्री से इंतजार रहता है कि भाई कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, जहाँ पे यहाँ पे मैं आपको कर दूंगा स्टार मार्क, तो स्टार मार्क है ना। और मैं भी इसी को फॉलो करके मैंने आपको बता दिया कि भाई इतने अच्छे स्कोर भी मैंने करता हूँ प्री में, ठीक है। चलिए खैर हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो आप लोग का प्रश्न है, यहाँ पे आप चैप्टर बता दीजिए कौन कौन सा। तो यहाँ पे देखिएगा प्राचीन भारत का इतिहास, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, आप इसे खुद से भी देख सकते हैं, मैं आपको इसका PDF दे दूंगा, तो ठीक है। ये जो प्रागैतिहासिक काल है, इस बार भी 68वीं में भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, और यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जा रहे हैं, और आपको बिहार के जोर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से इसे पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ये 3 चैप्टर, और आप देख रहे हैं महाजनपद और धार्मिक आंदोलन, मौर्य साम्राज्य, ये जो चैप्टर देख रहे हैं ना, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण है। कभी यहाँ से तो कभी यहाँ से तो कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण यह चैप्टर है। उसके बाद अब जिस तरीके से देखिएगा BPSC तो थोड़ा सा दक्षिण भारत की ओर इशारा करते हैं। अभी भी इस बार भी प्रश्न पूछा गया था, तो आपको संगम वंश को अच्छे से देख लेना है, और गुप्त काल बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क कर लेना है, महत्वपूर्ण है। और दक्षिण भारत का इतिहास को भी आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं यहाँ पे वही चैप्टर लिखा हूँ जो आपके परीक्षा में जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग यहाँ पे मैं कहूँगा तो ये जो 8 चैप्टर है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा? तो आप कहेंगे सर प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद बहुत महत्वपूर्ण है ना। उसके बाद धार्मिक आंदोलन में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वो सारी चीज़ें आ जाता है ना। जैसे बौद्ध धर्म को आपको पढ़ना है, जैन धर्म को बहुत अच्छे से पढ़ना है धार्मिक आंदोलन में, इस भक्ति आंदोलन भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाता है धार्मिक आंदोलन में, है ना। पूरा डिटेल में आपको मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें, तो ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, है ना। और बाकी जो यहाँ पे धार्मिक आंदोलन की बात कीजिए, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे ईसाई धर्म है, सिख धर्म है ना। और यहाँ बात किया जाए यहाँ पे तो वैष्णव धर्म है। तो ये छोटा छोटा टॉपिक है, हाँ। लेकिन सिख धर्म को हालांकि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे मैं बताऊँगा, वहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल में चर्चा करना होता है, ठीक है।
आप चूंकि ईसाई धर्म, पारसी धर्म, ये छोटे छोटे टॉपिक होता है, तो आपको थोड़ा सा देख लेना है। मतलब कि आप देखिएगा तो मुझे लगता है कि आप बहुत छोटे, मतलब कि एक पेज में ये सारा टॉपिक कवर हो जाता है, अगर बौद्ध धर्म, जैन धर्म को छोड़ दीजिए, बाकी जो धार्मिक आंदोलन है ना, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक होता है। मौर्य साम्राज्य बहुत अच्छे से आपको कवर करना है, बहुत अच्छे से, आपका प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आप सबको पता है मौर्य कला से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आर्ट एंड कल्चर की बात कीजिए पेपर 1 में, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके पास तो इतना पर्याप्त समय है, अभी 70 दिन है, मैं बता रहा हूँ, है ना। उसके बाद संगम वंश को सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, यहाँ पे सेलेक्टेड पॉइंट होता है जो कि कवर करना होता है। कहाँ से कवर करना है यह भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद गुप्त काल स्टार मार्क कर लीजिए, तो भाई बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न हमेशा रहता है। और दक्षिण भारत का इतिहास में सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, कुछ ही यहाँ पे जो है सेक्शन है जहाँ से आपको पढ़ना होता है, जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर है। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ, 12 मिनट हो गया यार, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा फास्ट में बताऊँगा। तो प्राचीन भारत हो गया आप लोग का। मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात कीजिए फ्रेंड्स, प्राचीन भारत बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो चैप्टर में अभी बताया हूँ। अब मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात की जाए, इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं ना, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया। तो ये जो धार्मिक आंदोलन में जो सूफीवाद है ना, यहाँ से कई बार 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, 1-2 तो नहीं, 1 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो भाई इसे देख लीजिएगा सरसरी निगाहों से। अच्छा, रिवीजन के लिए कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई रिवीजन हमें कैसे करना है, आगे बताऊंगा रिवीजन के लिए। भी दिल्ली सल्तनत को अच्छा से देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं बीपीएससी में, और मुगल काल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। भक्ति आंदोलन में यहाँ पे सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, कुछ कुछ चीज़ें ही पढ़ना होता है। प्रांतीय साम्राज्य, देखिए प्रांतीय साम्राज्य से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, लेकिन यूपीएससी में प्रश्न यहाँ से पूछे जरूर जाते हैं। तो भाई बीपीएससी हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन डाल दे, तो मैं कहूँगा कि इसे भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। मात्र यहाँ पे 7 चैप्टर है, उसके बाद मराठा है, और यहाँ पे कुछ विविध वाला सेक्शन है। तो बस इतना चैप्टर आपको पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा जो फोकस करना है मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, और यहाँ पे जो भक्ति आंदोलन है ना, भक्ति आंदोलन आप कहेंगे सर प्राचीन भारत में भी बताए हैं और मध्यकालीन भारत में भी बता रहे हैं। हाँ, यहाँ भी बता रहा हूँ, क्योंकि आपको तीनों जगह, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास की बात की जाए, तो भाई तीनों जगह आपको भक्ति आंदोलन पढ़ना होता है ना। तो आपको यहाँ पे देख लेना है, यहाँ पे सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, सरसरी निगाहों से आपको सारी चीज़ें को कवर करना है। लेकिन दिल्ली सल्तनत को अच्छे से कवर करिएगा, मुगल काल को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, है ना। और खासतौर पे मुगल काल का जो प्रशासनिक व्यवस्था है और दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक व्यवस्था है ना, उस चैप्टर में आपको मिलेगा, तो उसे जो है अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए, एक प्रश्न आप लोग आ रहा था कि सर हम आपके साथ कैसे जुड़े, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो बैच है स्पेशल सेक्शन एंड बीपीएससी के लिए, देखिए जो लोग बिहार दरोगा के लिए भी तैयारी कर रहे हैं ना, ये आपके लिए भी रामबाण है ना, क्योंकि ये फुल्ली जो कोर्स डिजाइन किया गया ना 69 प्लस बिहार एसआई को ध्यान में रख के किया गया है, आपको पता होगा। और ये फुल्ली जो कोर्स है एनसीईआरटी का है, और इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा 6ठी क्लास से लेके 6ठी से लेके 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी को मैं कवर करवाऊंगा। ये फुल्ली, एक भी पॉइंट यहाँ से मिस नहीं होगा आप लोगों का, और इसमें सारे सेक्शन का ऑब्जेक्टिव कवर करवाऊंगा, ठीक है, मतलब कि टॉपिक वाइज और क्लास वाइज। तो ये सबसे बड़ी बात है, और पूरे डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे, और 30 दिन में मैं आपको पूरा करवा दूंगा। तो आपको डेली यहाँ पे 2 क्लास मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं इस बैच में। और ये शुरू हो रहा है आज से ही, हालांकि 20 जुलाई से यह जो है न्यू बैच शुरू हो रहा है, और समझ रहे 30 दिन में मैं पूरा करवा दूंगा। और मैं कह रहा हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। आप सबको पता है कि जिस तरीके से बीपीएससी की बात की जाए, और अभी हाल फिलहाल में एक्साइज एसआई का जो वो एग्जाम हुआ है, तो उसमें भी आप देखे थे, मैंने आपको बताया था, ज्योग्राफी की बात की जाए चाहे साइंस की बात की जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया था। तो ये आपके लिए बहुत ही मतलब कि ये कारगर साबित हो जाएगा। और मेरे साथ पढ़ने से क्या होगा कि मान लीजिए बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या फिर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको वहाँ पे विद डायग्राम सारी चीज़ें समझा दूंगा। तो ये सारी चीज़ें आपको फायदा मिल जाएगा, ठीक है ना। हालांकि आप खुद से भी, अगर आप मेरे से साथ नहीं पढ़ना चाहते, तो खुद से अगर आपका जो मैं अभी आपको सेक्शन बताया, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, या साइंस का सारे सेक्शन हो, अच्छे से कमांड है, तो कम से कम आप एनसीईआरटी का जो ऑब्जेक्टिव वाला सीरीज है या फिर सेक्शन है, आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। थ्योरी की है अच्छी बात है, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपको करना जरूरी होता है। आपको ये पता लगेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, और अभी तक जो बीपीएससी की बात की तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, बहुत कम फी है, इतना में आपको ऑल सेक्शन का बुक भी मार्केट में नहीं मिलेगा, अगर आप खुद से पढ़ना चाहिएगा तो 1099 में, और इतना में मैं आपको पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पे करवा दूंगा। मतलब कि पूरा वीडियो मिल जाएगा और आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ऑल सेक्शन का डेली आपको 2 क्लासेस मिलेगा, और मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो में मतलब कि एक जो सब्जेक्ट है पूरा कंप्लीट करवा दूं, है ना। तो इसलिए मैं 30 दिन लिखा हूँ और 30 दिन में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। जो भी जानकारी लेना है तो यहाँ पे नीचे में नंबर दिया गया है, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसे जूम करके दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सके, सॉरी। यहाँ पे ये नंबर जो आपको दिख रहा होगा, ये जो नंबर दिख रहा होगा 9341766130, तो कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हालांकि मैं तो आपको सारी चीज़ बता ही दिया हूँ। और पेमेंट आपको 7319924130 इस नंबर पे पेमेंट करना है। यहाँ पे ये गूगल पे, फ़ोन पे
पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट करके ये नीचे वाला नंबर पे ही आपको भेजना है और अपना नाम लिख के भेजिएगा। उसके बाद देखिए इसके लिए अलग ग्रुप है, जो लोग पहले से थ्योरी वाला सेक्शन में थे भाई, तो आपके लिए भी यह महत्वपूर्ण है, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए तो और ये बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि आपने थ्योरी ऑलरेडी पढ़े हैं, उसका नोट्स मैं आपको दे चुका हूँ, तो आपने उससे पढ़े हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना जरूरी हो जाता है ना, तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 20 जुलाई से मतलब कि आज से यह बैच शुरू हो रहा है, तो जो लोग इच्छुक है आप आ सकते हैं। इसमें सारे सेक्शन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपका जो 7 सेक्शन है पूरा डिटेल में मैं कवर करवाऊंगा। ठीक है, और बिल्कुल आपका जो है बहुत अच्छा स्कोर होगा, एक बार करके देखिए, है ना। इसमें 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको वीडियो, पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ पीडीएफ देके छोड़ देता हूँ, अभी ऐसा बहुत सारे चलता है कि सिर्फ आपको पीडीएफ देते हैं, फलना चलना ये सारी चीज़ें, तो वैसा नहीं है, मैं वीडियो देता हूँ और पूरे डिटेल में समझाता हूँ आपको। ठीक है, और क्लास का टाइमिंग के लेके कुछ लोग बोल रहे थे भाई आपको डेली जो क्लास मिल जाएगा 4 PM में, और ये सारे क्लासेज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, वैलिडिटी होगा आपके एग्जाम तक, मल्टीपल टाइप वीडियो को देख सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो फ्रेंड्स मध्यकालीन भारत के इतिहास में बता ही दिया हूँ, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यार सभी के लिए लगाना जरूरी हो जाता है, मैं हमेशा कहता हूँ। ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ो, नहीं, आप खुद से पढ़ रहे हैं ना, तो एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव लगा के इस बार जरूर जाइएगा, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो, नहीं तो आप फिर दिक्कत हो सकता है, क्योंकि भाई जिस तरीके से आप देखिएगा क्वेश्चन का लेवल, देखिए क्वेश्चन का लेवल ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये आयोग क्या करते हैं एनसीईआरटी से प्रश्न डायरेक्ट उठा के पूछे जाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी को पढ़ के जाइएगा। ठीक है ना, और आप जो टॉपिक पढ़े रहते हैं तो आपको आसान लगता है, जो नहीं पढ़ के जाते हैं तो वो डिफिकल्ट लगता है, तो यही कारण होता है कि भाई आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है आप। ठीक है, चलिए अब मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात की जाए तो आपको यहाँ से देखना है। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि इसके लिए आपको कौन कौन से बुक को फॉलो करना है, अभी भी आपके पास टाइम है, आपने नोट्स बनाए हैं, तो भाई आपको कैसे पढ़ना है सब कुछ बताऊंगा। आधुनिक भारत के इतिहास की बात कीजिए फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इसे 2 भाग में बांट लेना है, फिर से बोल दे रहा हूँ 2 भाग में बांट के पढ़ना है। कैसे? एक आपको पढ़ना है 1707 से लेके जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु होता है तो 1857 तक, 1857 नहीं 1858 तक, 1857 ईस्वी की महान क्रांति तक मैं यहाँ पे बोलूँगा, यहाँ पे एक जगह पर ये। उसके बाद भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है, इसे हम लोग 3 चरणों में बांट के पढ़ते हैं। पहला चरण जो आपका होता है 1885 से लेके जब कांग्रेस का स्थापना होता है तो 1915 तक, द्वितीय चरण होता है 1915 से 1935 तक, और तृतीय चरण हम लोग पढ़ते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में 1935 से 47 तक। तो भाई मतलब कि इसे 2 भागों में बांट के पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे गवर्नर जनरल कुछ लोग शुरू में ही पढ़ लेते हैं, कुछ लोग बाद में पढ़ते हैं, तो मैं हमेशा कहूँगा कि गवर्नर जनरल को आप लास्ट में पढ़िएगा ना, तो फिर बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप सारे टॉपिक आप यहाँ से अच्छे से कवर कर लिए हैं, तो गवर्नर जनरल आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन में रहता है, और ये तरीका होता है यार गवर्नर जनरल को पढ़ने का, बहुत ये बड़ी बात नहीं है। लास्ट में जो है आपको स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है, तो ये जो सारे चैप्टर देख रहे हैं आपको इसे तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, बिल्कुल ही नहीं, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा से देखना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, मॉडर्न हिस्ट्री का ही ये जो चैप्टर है, ये उत्तरवर्ती मुगल काल, यहाँ पे सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, कुछ ही पॉइंट महत्वपूर्ण है, तो यहाँ से आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे भारत में यूरोपीय शक्ति या फिर आप कह सकते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, स्टार मार्क कर लीजिए, हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, महत्वपूर्ण है, चाहे बिहार दरोगा हो, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रांतीय स्वायत्त राजवंश या फिर प्रांतीय राजवंश, यह भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे मेंस के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, प्री में भी कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ब्रिटिश काल की प्रशासनिक एवं आर्थिक नीति बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पे रैयतबारी व्यवस्था, महलबारी व्यवस्था, ये सब प्रश्न अस्थायी बंदोबस्त से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ये चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसके बाद किसान एवं जनजातीय विद्रोह, हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमेशा इस टॉपिक से रहता है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन के आसपास में रहता ही रहता है। और भारत में प्रेस एवं शिक्षा का विकास, स्टार मार्क कर लीजिए, इस चैप्टर को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, और हमेशा प्रश्न 1-2 प्रश्न रहता है। और 1857 ईस्वी का महान क्रांति तो आपको बताइए कितना महत्वपूर्ण है, और ये सभी को बिहार से जोड़ के भी पढ़ना है ना, और यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न, मतलब कि 2 प्रश्न तो हमेशा रहता ही रहता है, 1 से 2 प्रश्न। ठीक है, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का सारे टॉपिक था। ठीक है, देखिएगा अगर हिस्ट्री की बात की जाए फ्रेंड्स, तो हिस्ट्री का जो आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अभी तक जो डेटा रहा है 68वीं को भी अगर शामिल किया जाए तो हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका 35 जो क्वेश्चन आता है, लगभग 30 क्वेश्चन में मान के चलता हूँ, स्पेशल बिहार को हटा देता हूँ तो लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ से आता है मॉडर्न हिस्ट्री से, 4 से 5 क्वेश्चन मेडिवल से, और 5 से 6 क्वेश्चन एंशिएंट से आता है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस बार हो सकता है यही डेटा रहेगा, हो सकता है क्वेश्चन की दायरा बढ़ाया जा सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे चैप्टर है, यहाँ पे मैं लिखा हूँ, उसे पढ़ना ही पढ़ना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, हो रहा है, वीडियो 23 मिनट का हो गया है, कोई बात नहीं। अब जो अगला सेक्शन है ना, भारतीय संविधान, अब ये चैप्टर आप सबको पता है, बीपीएससी की बात कीजिए तो यहाँ पे थोड़ा सा इजी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अब सच भी बीपीएससी में कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि आपको पता होगा, थोड़ा सा मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल का भी प्रश्न पूछे गए थे, स्टेटमेंट देके आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको पता
होना चाहिए इसके बारे में। तो फ्रेंड्स अगर मैं बताऊँ यहाँ पे तो जरा सा देखना क्या क्या पढ़ना है, बिल्कुल जिसे छोड़ना ही नहीं है ना। और हो सकता है कि इसका दायरा इस बार बढ़ाया जा सके, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन हो सकता है कि 15 कर दिया जाए, 20 कर दिया जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये मेंस में आपको पता है कि ये कह सकते हैं लक्ष्मण, ये क्या कहते हैं उसको, लक्ष्मण बुट्टी कहते हैं ना भाई, उस तरीके से आपको काम करेगा, है ना। यहाँ पर कह सकते हैं भाई रामबाण की तरह यह कार्य करेगा। ध्यान रखना ये जो चैप्टर है ना, भारत का संवैधानिक विकास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और संविधान का निर्माण, ये दोनों चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है ना पॉलिटिकल साइंस का। आप सरसठवीं में जाके देख लीजिएगा और 7वीं में जाके देख लीजिएगा, प्रश्न 3 से 4 क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ 3 से 4 क्वेश्चन तो ये दोनों चैप्टर से पूछे जाते हैं। प्रस्तावना से हमेशा प्रश्न रहता है, उसके बाद यहाँ पे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नागरिकता, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट इतना महत्वपूर्ण है। नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, कार्यपालिका। अब यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन, अभी मैं फिर से आपको अगर बताऊं तो अभी उत्पाद दरोगा का भी एग्जाम हुआ है, तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर से क्वेश्चन था, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। अब मैं आपको बताऊं, जब यहाँ से आप पढ़ते हैं ना, तो बिहार का कार्यपालिका, बिहार का न्यायपालिका और बिहार का जो है यहाँ पे विधायिका, ये तीनों को भी केंद्र वाला तो पढ़ना ही पढ़ना है, बिहार को जोड़ के बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। तो अभी जो मैं 1 से लेके 8 तक जो बताया, 9 तक बताया, ये सारे चैप्टर महत्वपूर्ण है। मूल कर्तव्य से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं पॉलिटिकल साइंस का। अब उसके बाद केंद्र एवं उसका राज्य संबंध पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पे स्थानीय निकाय, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और हमेशा क्वेश्चन यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और संविधान संशोधन, यह भी महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये जो अभी 1 से लेकर 13 तक जो मैं चैप्टर लिखा हूँ, बिल्कुल पढ़ना है। और महत्वपूर्ण जो यहाँ पे अनुच्छेद है, अनुसूची है, बहुत अच्छे से आपको कवर कर लेना है। तो ये पॉलिटिकल साइंस का ये जो चैप्टर आपको दिख रहा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जिसे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब यहीं पे लोग क्या करते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, और इंडियन ज्योग्राफी को भाई इतना मतलब कि हल्के में ले लेते हैं, नहीं लेना है। और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से, और यहाँ पे मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी का थ्योरी और ऑब्जेक्टिव लगा लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा। और देखा जाए तो लगभग इंडियन ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन आता है, तो 10 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से ही रहता है, स्पेशल बिहार को अगर शामिल कर दिया जाए तो, मतलब कि 12 मैं कहूँगा, ठीक है। आसान है, इसमें मात्र 4 टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। पहला टॉपिक क्या, ये सबको आसान लगता है कि भारत का समान परिचय और यहाँ पे भौतिक स्वरूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, 2 क्वेश्चन हमेशा रहता है। अपवाह तंत्र जो है, ये मैं बोल रहा हूँ इंडियन ज्योग्राफी में बता रहा हूँ, अपवाह तंत्र बहुत अच्छे से पढ़ना है। और बिहार का भी जलवायु पढ़िएगा, 1 क्वेश्चन यहाँ से रहता है, और भारत की जलवायु से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टार मार्क कर लीजिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो ये जो आपको मैं 3 चैप्टर बताया हूँ, 3-4 चैप्टर मतलब कि इंडियन ज्योग्राफी का, मतलब कि भारतीय भूगोल का या फिर भारत का भूगोल का, तो बिल्कुल आप फ्रेंड्स इसे स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत अच्छे से इसे कवर करिएगा। उसके बाद वनस्पति कृषि, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और कुछ विविध वाला सेक्शन आपको पढ़ना है, बस कंप्लीट हो जाएगा। मैं 5 ही टॉपिक लिखा हूँ और यहाँ से आपका काम हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन मैं सारी चीज़ें पे यहाँ पे चर्चा करूँगा, और ये थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन सब कुछ जो आपके मन में डाउट है क्या क्या हमें पढ़ना है, तो ही पढ़ना चाहिए, है ना। ये मेरा एक्सपीरियंस है पिछले कई सालों का, मैंने आपको बताया था, तो इसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखा जाए तो इसमें देखिएगा, हालांकि ज्योग्राफी में हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी बांट देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। ये सीक्वेंस वाइज में सारी चीज़ें चलता है। तो विश्व का जो भौतिक भूगोल है थोड़ा सा देख लीजिएगा, सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, कुछ ही पॉइंट यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है, हालांकि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण होता है। और अगला जो मैं चैप्टर कहूँगा, जलवायु विज्ञान को अच्छा से देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैव भूगोल को थोड़ा सा आपको देख लेना है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन है, लेकिन आपको जो ज़्यादा फोकस करना है ना, ये विश्व का भूगोल पे, जिसमें आपको पर्वत, झीलें, रेगिस्तान, ये जो कटक है वो, नदियाँ, द्वीप, इसको बहुत अच्छे से कवर करना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जलवायु विज्ञान में आपको बता देना। अब जैव भूगोल को थोड़ा सा देख लेगा। अच्छा, मानव भूगोल से कई बार 1-2 क्वेश्चन पूछे जाता है, तो यहाँ पे कुछ ही चीज़ पढ़ना होता है, कुछ ही पॉइंट पढ़ना होता है। अभी मैं बताऊँगा ये सोर्स क्या होना चाहिए आपका, ठीक है। और 6ठी क्लास से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी आपने कवर की है, तो ये सारी चीज़ें आपका कवर ऑलरेडी हो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर एनसीईआरटी का जो मैं सीरीज करवाऊंगा, तो इसमें आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएगा, है ना। अगर आप पूरे डीप में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि जरूरत भी नहीं है, अब आपको सेलेक्टेड चीज़ ही पढ़ना होता है, तो एनसीईआरटी सीरीज में करवा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव वाला, उसमें डिटेल में चर्चा करूँगा, क्योंकि उसमें 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का ज्योग्राफी अभी आपका कवर करवाऊंगा, और विथ मैप सारी चीज़ पढ़ा दूंगा, सब कुछ समझा दूंगा, दिमाग में छप जाएगा सारी चीज़ें, है ना। चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड्स। अब अगला जो चैप्टर है, जो लोग डरते हैं बहुत ज़्यादा, अर्थशास्त्र के लेके, इकोनॉमिक्स के लेके, भैया डरना तो बिल्कुल नहीं है, इकोनॉमिक्स से बहुत आसान होता है, तरीका पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मात्र मैं कहूँगा 4 से 5 चैप्टर ही पढ़ना होता है, और आपको यहाँ पे मैं कहूँगा कि बजट और आर्थिक समीक्षा कहाँ से तैयार करना है और कैसे पढ़ना है। तो पहला जो है अर्थशास्त्र की कुछ मूल बातें जो आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक पॉइंट होता है ना। तो आपको इसे कवर करना है। मुद्रास्फीति को देख लीजिएगा, हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। राजकोषीय नीति महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण है। वित्त और बैंकिंग देख लीजिएगा,
और योजना जब आपको जितने भी स्कीम होता है, योजना होता है, आप पता है कि आपको योजना आयोग के स्थान पे जो है नीति आयोग आ गया है, तो इसे आपको देखना है और जितने भी पंचवर्षीय योजना है बहुत अच्छे से कवर करना है आपको। गरीबी और बेरोजगारी स्टार मार्क कर लीजिए, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे सूचकांक का भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो भाई यहाँ से आपका कवर हो जाएगा सारी चीजें, और इसे करंट अफेयर से जोड़ के पढ़ना होता है, ठीक है। चलिए 30 मिनट का वीडियो हो गया है, अब मैं थोड़ा सा फास्ट में, अच्छा साइंस का दूसरे वीडियो में बता दूं या चलिए इसी पे चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पे साइंस जो आपको 30 नंबर देता है भैया, जो यहाँ पे चैप्टर लिखा हो ना, बस इतना ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ मत छूइएगा। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि यार एनसीईआरटी का साइंस ही पढ़िएगा, और ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी का साइंस में किसी भी हाल में लगा लीजिएगा, चाहे आप मेरे साथ आके लगा सकते हैं या खुद से भी लगा लीजिएगा, अगर आप मेरे साथ नहीं आना चाहते तो। मैं कहूँगा बहुत अच्छे से एनसीईआरटी का जो ऑब्जेक्टिव है ना उसका कर लीजिएगा और थ्योरी पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। एनसीईआरटी में साइंस में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, इतना जरूर करके जाइएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे जीव विज्ञान की बात कीजिए फ्रेंड्स, तो जीव विज्ञान को पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद भौतिक विज्ञान का। देखिएगा जीव विज्ञान का जो सेल वाला चैप्टर है ना, अब लोग पता नहीं इसे कैसे कैसे पढ़ते हैं, एकदम हवा बना देते हैं, और मैं कहता हूं कि ये सबसे आसान चैप्टर होता है सेल कोशिका। हमेशा प्रश्न आता है जेनेटिक्स से, आनुवंशिक से, हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा उत्तक नहीं लिखा हूं, कोशिका के बाद आपको उत्तक भी पढ़ना है, और हालांकि मैं कर पाऊंगा जो पढ़ाऊंगा तो उत्तक भी पढ़ाऊंगा अपने कोर्स में, हालांकि लिखा नहीं हूं लेकिन उत्तक भी पढ़ना है आपको। मानव वर्गीकी हालांकि यहाँ पे दिया गया है, तो मानव वर्गीकी की बात की जाए है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परिसंचरण तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका तंत्र, पोषण तंत्र, पादप कार्य स्टार मार्क कर लीजिए, हमेशा 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। मानव रोग और डिजीज, पोषण, न्यूट्रिशन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो बायोलॉजी में ये जो चैप्टर में लिखा हो ना, ये 8 चैप्टर तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, पढ़ के जाना है, ठीक है। अगला जो यहाँ पे है आपका फिजिक्स, मैं बायोलॉजी बता दिया, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है भैया, तो ये जो आपका मापन और इकाइयाँ जो होता है, भौतिक इकाइयाँ, इसे पढ़ना है। गति, हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बल से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। फोर्स से हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कार्य ऊर्जा से प्रश्न पूछे जाते हैं। इलास्टिसिटी से, प्रतिशतता से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और आप कहिएगा कि सर सब तो पढ़ना ही है, सब नहीं मैं लिखा हूँ, अगर देखा जाए तो 15-16 चैप्टर है, जिसमें मैं आप 7-8 ही चैप्टर बोल रहा हूँ। दाब से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, पढ़ के जाइएगा। यहाँ पे सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, ये तो कुछ कुछ बातें जो है आपको ध्यान रखना होता है। ये जो है यहाँ पे ध्वनि, उष्मा, प्रकाश, ये जो 9वां नंबर को जो पॉइंट लिखा ना, स्टार मार्क कर लीजिए। मानव की आंख, हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछ जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, तो इसे बिल्कुल नहीं छोड़ के जाइएगा। ये जो बिजली देख रहे हैं, चुंबक देख रहे हैं, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाता है ना, ध्यान रखना। और आधुनिक भौतिकी से कई बार 2-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा इसे सरसरी निगाह से आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये भौतिक का चैप्टर था। अब आप कहिएगा सर रसायन में बता दीजिए, बता रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं, वीडियो लंबा हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको सब कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ। अब यहाँ पे रसायन विज्ञान में फ्रेंड्स स्टार मार्क कर लीजिए, पदार्थ एवं उसकी जो प्रकृति होता है, ये 9वीं क्लास की चैप्टर है, आपको पता होगा। परमाणु संरचना स्टार मार्क कर लीजिए, हमेशा 2 क्वेश्चन हमेशा रहता है यहाँ से परमाणु संरचना से। और केमिस्ट्री का ये रीड है, और मैं बहुत कायदे से इसे पढ़ाया हुआ, जो लोग पेड कोर्स में पता होगा। आवर्त सारणी को थोड़ा सा देख लीजिएगा, हालांकि बीपीएससी में कम पूछे जाते हैं आवर्त सारणी से क्वेश्चन, लेकिन पहले पूछा गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा देख लीजिएगा। अम्ल, क्षार और लवण स्टार मार्क कर लीजिए, प्रश्न हमेशा पूछते हैं। विलियन से प्रश्न पूछे जाते हैं। धातु, अधातु और उपधातु, यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, बहुत अच्छे से कवर करके जाइएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं। और ईंधन से प्रश्न पूछे जाते हैं। मानव निर्मित जो पदार्थ है, यहाँ से जरूर पढ़ के जाइएगा, मानव निर्मित पदार्थ, जहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका साइंस का रहा और कवर हो जाएगा, इतना करके जाते हैं। तो अब अगला सेक्शन आप लोग का है करंट अफेयर्स। अब सभी लोग डरते हैं भैया करंट अफेयर्स, मतलब डरते नहीं है, हवा बनाते हैं कि पता नहीं हम कहाँ से कवर करें। आसान है, अब यहाँ से स्कोरिंग भी करना, और मैं कह रहा हूँ कि अभी भी यही टाइम है करंट अफेयर्स में आपका अच्छा स्कोर करने का, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ इसके लिए 2 मैगजीन करिए, PD और SPD या एडिटोरियल में से कोई एक को करिए, लेकिन 2 को करना है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है भैया, ये राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन, A पोर्टल आपको पढ़ना है। खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य और ये जो वैश्विक सूचकांक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। बीपीएससी का ये सारे चैप्टर है ना, जहाँ से प्रश्न पूछते हैं हमेशा, और 30 नंबर आपको यहाँ से आ रहा है, आपको पता होगा। अंतरिक्ष कार्यक्रम, अभी जो हाल फिलहाल में जो चर्चा में रहा है ना, चंद्रयान, आपको भी आपको बहुत अच्छे से सारे चंद्रयान को पढ़ना है बहुत अच्छे से, ठीक है। नियुक्ति आपको चर्चित पुस्तकें और लेखक उसको देखना है, और लास्ट में आपको यहाँ पे कुछ बेसिक बातें लिखा हूँ, या मैं जितने भी स्कीम है आपको पढ़ना होता है। और इसका भी मैं वीडियो यूट्यूब पे भी फ्री में लेके आऊँगा। अच्छा देखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का मैं आपको वीडियो जो दिया हूँ ना, अभी पहला पार्ट अच्छे से कवर कर लेना, 3 पार्ट में मैं बहुत अच्छे से कवर करवा दूंगा। तो पहला पार्ट दे दिया हूँ, लगभग 4 घंटा का है मास्टर वीडियो, तो आप वहाँ से भी कवर करिए, क्योंकि यूट्यूब पे भी आपको फ्री में क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स का सेक्शन था। अब हम लोग आ जाते हैं स्पेशल बिहार के ऊपर, है ना। स्पेशल बिहार में क्या क्या पढ़ना है, तो भैया देखो, बिहार का ज्योग्राफी में ये सारे चैप्टर पढ़ना है, और ये आपको चैप्टर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 से 3 दिन में जो है, मतलब 2 से 3 क्लास में पूरा कवर करवा दिया हुआ ना। तो ये जैसे आपको पता है कि ये जो है बिहार का समान परिचय, बिहार का जो है भौतिक विभाजन, बिहार की जलवायु, ये बिहार का विवाह तंत्र, मिट्टी, ये छोटा छोटा टॉपिक है बिहार का ज्योग्राफी, है ना।
तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। बिहार का मिट्टी को पढ़ के जाना है, बिहार में वन एवं वन्यजीव वन रिपोर्ट सब अच्छे से पढ़ के जाना है। बिहार में आपदा प्रबंधन और कुछ विविध वाला सेक्शन है, ये भी बिहार का ज्योग्राफी का सेक्शन है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बिहार का इतिहास की बात कीजिए फ्रेंड्स, तो बिहार के इतिहास की बात कीजिए तो भाई प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। मैं आपको हमेशा कहा हूँ स्टार्टिंग में ही कि जब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो भाई वहीं पे आपको जोड़ के पढ़ना है, लेकिन स्पेशल बिहार में कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा फोकस करना होता है, तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा स्पेशल बिहार का और प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। तो आज स्पेशल बिहार में मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि, पशुपालन, खनिज, ऊर्जा, उद्योग, इस पे फोकस करना है और करंट अफेयर्स से लिंक करके पढ़ना है। और बिहार में कला और संस्कृति में यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ स्थापत्य कला, हालांकि ये मेंस में आपको पूछे जाते हैं और प्री में भी जोड़ के पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स से जोड़ के, तो आपको पढ़ना होता है। बिहार में का बात किया जाए तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल साइंस की बात की यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। बिहार की जनगणना तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, जहाँ से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन रहता है बिहार की जनगणना से, मैं बोल रहा हूँ। बिहार की राज्य व्यवस्था को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, खासतौर पंचायती राज व्यवस्था तो इतना अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि मत पूछिए। हालांकि यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ सारी चीज़ें, और प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक न्यायिक व्यवस्था, ये सारी चीज़ें, विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री, न्यायपालिका, बहुत अच्छा। हालांकि जब आप इसको पढ़ते हैं ना, जब पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक दूसरे से लिंक करके पढ़ना है, ताकि आपको यहाँ पे अलग से टाइम ना देना पड़े, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका जो है यहाँ पे टॉपिक था। आप कहेंगे सर ये जो टॉपिक मैंने देखा तो लगभग यहाँ पे 80-90 के आसपास में था। भैया 80-90 के आसपास में था तो सब नहीं पढ़ना है, मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके लेके बुक क्या फॉलो करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं कहूँगा, क्योंकि अब आप नया बुक तो पढ़ नहीं सकते हैं, अभी तक आपने जो बुक पढ़ते आए हैं तो उसको फॉलो करिए, है ना। चाहे आपने एनसीईआरटी को पढ़ रखे हैं, जैसे हिस्ट्री की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था हिस्ट्री में एंसेंट, मेडिवल, मॉडर्न के लिए एनसीईआरटी और मॉडर्न के लिए मैंने आपको स्पेक्ट्रम बताया था। तो इसका अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आप और एनसीईआरटी को पढ़े हैं तो भाई आपने हाईलाइट जरूर किए होंगे, तो आप उसको बार बार रिवीजन करिए और पढ़िए। अगर अभी भी नहीं पढ़े तो अभी भी टाइम है, पढ़ लीजिए। आपके पास लगभग देखा जाए तो 70 दिन है, अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसके लेके मैं आपको एक सेपरेट वीडियो और लेके आऊँगा कि कौन से चैप्टर पे कितना टाइम देना है। यहाँ पे चैप्टर में मैं चैप्टर बाय चैप्टर बता दूंगा कि कौन से चैप्टर पे कितना टाइम देना है और एक दिन में कितने चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए और साथ में कौन सा सेक्शन को साथ में लेके चलना चाहिए, है ना। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो थोड़ा सा ये आपको पता है कि आप ही लोग बोलते हैं कि सर इतना लंबा वीडियो आप बना देते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, हालांकि शॉर्ट फॉर्म में नहीं बताऊँ, टॉपिक सारे बताऊँ, मतलब कि यहाँ पे बेसिक बातें बता देता हूँ, ठीक है। मेडिवल के लिए मैं कहूँगा ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लो, इसके अलावा कुछ मत हो, और एंसेंट के लिए भी मैं कहूँगा कि आप वो पढ़ लो। अच्छा, कुछ लोग बोलते रहते हैं कि क्या हम लुसेंट को रिवीजन में ले सकते हैं, तो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। या फिर अगर ये आपके पास मतलब कि है तो ठीक है, या फिर आपने कहीं पे किसी कोचिंग में पढ़े हैं तो जाहिर सी बात है उसका नोट्स होगा। तो यार किसी का भी नोट्स पढ़ रहे हैं तो मैं आपको हमेशा कहूँगा कि भाई पहले देख लो कि आपका एग्जाम में जो सिलेबस है उसको कवर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है ना। और किसी का भी नोट्स पढ़ते हो ना तो मैं कहूँगा कि उसका वीडियो जरूर जाके देख लो पहले, तभी नोट्स पढ़िएगा, क्योंकि वीडियो में डिटेल में एनालिसिस किया रहता है और नोट्स पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा, ठीक है। और नोट्स डिटेल में है तो अच्छी बात है। सेम कंडीशन आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए भी करना है। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं कहूँगा आप एनसीईआरटी को अभी मत पढ़िएगा। अब आप देख रहे हैं, अगर एम लक्ष्मीकांत में जो मैं चैप्टर बताया हूँ अभी, तो वो आपने हाईलाइट किया है तो उसे जल्दी में पढ़ लीजिएगा, और लुसेंट को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अच्छा से, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के लिए। या फिर लुसेंट, क्रॉन में से कोई और एक को कर सकते हो अगर आप करना चाहिएगा तो। ज्योग्राफी के लिए मैं कहूँगा आप क्या करिए, ज्योग्राफी में 9वीं क्लास का जो इंडियन ज्योग्राफी है, मैं एनसीईआरटी का बुक उसे पढ़ लो अच्छे से जाके। और मैं कहूँगा आप क्या करिएगा, थोड़ा सा लुसेंट का जो ज्योग्राफी का जो बुक है अगर आपके पास है, या फिर एनसीईआरटी का कोई 4 वाली बुक है तो उसे पढ़ लीजिएगा, रिवीजन करके जरूर जाइएगा। और 11th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ के जरूर जाइएगा, अभी आपके पास इतना टाइम है जो पढ़ सकते हैं, 2 बुक तो आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए मैं कहूँगा आप क्या करिए, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करिए, और आपने कहीं पे पढ़े हैं नोट्स अगर आपके पास है तो उसको रिवीजन करिए, या फिर एनसीईआरटी का सार है तो उसको पढ़ लीजिए। और आप, मैं कहूँगा कि भाई 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से, बहुत फायदा देगा आपको। और 12th क्लास का सारे टॉपिक नहीं पढ़ना है, मुद्रास्फीति सबको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव जरूर सबके लिए लगाना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव लगा के जरूर जाइएगा, एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव जरूर लगा के जाइएगा। ऑल सेक्शन का यार बहुत फायदा मिलेगा, दूसरे से आप बेहतर कर पाइएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। स्पेशल बिहार के लिए तो मैं आपको बुक बता ही दिया हूँ। देखिए, एक स्पेशल बिहार का अभी बुक आया है, दृष्टि पब्लिकेशन की नई बुक आई है, तो आप उसे लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, नो डाउट। मुझे लगता है मैं उस बुक को देखा तो सबसे अच्छी बुक है। और स्पेशल बिहार में आपको यूट्यूब पे भी फ्री में पढ़ा रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री भी फ्री पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है जो बड़ा सेक्शन है। करंट अफेयर्स का भी सीरीज प्रतियोगिता दर्पण मैं यूट्यूब पे भी लेके आ रहा हूँ, तो वो सब आपको मिल जाएगा। लेकिन सबका पीडीएफ जो है पेड बैच में मिलेगा आपको, तो उसमें आ सकते हो। लेकिन पीडीएफ भी मैं कुछ सेक्शन का दे दूंगा, जैसे हिस्ट्री हो गया, स्पेशल बिहार है तो दे दूंगा, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत कम फी रखता हूँ, और यहाँ पे कई सारे यहाँ पे लोग होते हैं काम करने वाला, तो भाई हमें भी उसे पे करना होता है, और इसलिए बहुत कम चार्ज में रखता हूँ, आपको पता होगा, ठीक है। ये और या फिर आप ये ऑल सेक्शन का मेरे से पीडीएफ लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका वीडियो और पीडीएफ दे चुका हूँ, तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। तो जो भी जानकारी लेना है तो वही नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो आप वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बात की जाए
साइंस की बात कीजिए तो देखिएगा, साइंस के लिए मैं आपको कहा था कि भाई 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना, और लेकिन 12th के लिए आपको बायोलॉजी के लिए देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री 9th और 10th का पढ़े हैं और उसको ऑब्जेक्टिव लगाए हैं, और कोई एनसीईआरटी का जो सार बुक पढ़े हैं तो अच्छी बात है, और नहीं है तो अभी कर लो। और लुसेंट को मेरे हिसाब से फोकस कर लीजिएगा, लुसेंट का जो पतली सी बुक है ना, स्पेशल साइंस का नहीं, जो सामान्य का लुसेंट की आती है तो उसमें साइंस थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, वहाँ से डायरेक्ट वहाँ से फैक्ट पूछ जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी करके जरूर जाना है। अभी आपके पास इतना तो टाइम है तो कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं कोई जो है ये नहीं बताऊँ कि मोटा मोटा बुक, जितने भी अभी मैं बुक बताऊँ ये पतली पतली सी बुक है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साइंस में बता ही दिया हूँ, लेकिन आपको मैं कहूँगा अगर आप बायोलॉजी कर रहे हैं तो भाई 11th क्लास की बायोलॉजी को पढ़ लीजिएगा। यार पढ़िएगा तो, क्योंकि सब टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ ही टॉपिक महत्वपूर्ण है, 12th का भी कुछ टॉपिक महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। वो मैं आपको पहले भी बताया हूँ, एनसीईआरटी का जो सीरीज था यूट्यूब पे आप सर्च करके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो साइंस का भी बता दिया हूँ, स्पेशल बिहार भी बता दिया हूँ, और मैं आपको ज्योग्राफी बता दिया हूँ, और पॉलिटिकल साइंस का भी बता दिया हूँ, हिस्ट्री का बता ही दिया हूँ, इकोनॉमिक्स का तो बता ही दिया हूँ, सब तो बता ही दिया हूँ कौन कौन से बुक आपको फॉलो करना चाहिए। देखिएगा ये जो मैं बुक बताया हूँ तो भाई अच्छी बुक है, और चाहे तो अगर इसके अलावा आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं, जिस भी कोचिंग नोट्स को या फिर जिसे भी फॉलो कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई मेरा जो ये जो सिलेबस है, या फिर आप कह सकते हैं बीपीएससी का जो सिलेबस को कवर कर रहा है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके लिए, ठीक है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ ये बातें, तो ऐसा नहीं कि जो मैं बताऊँ आप उसी को फॉलो करिए, लेकिन मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है इसलिए मैं बताया हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन सभी लोग इसे फॉलो करते ही करते मैं जो बताया हूँ आपको, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो नहीं कहा जाए, ये बड़ा वीडियो हो गया है, लगभग 45 मिनट का वीडियो हो गया फ्रेंड्स। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सारी चीज़ें मैं बताने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा, और इसके बाद मुझे लगता नहीं कि आपको जो आपके ये सिलेबस के लेके डाउट था और कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, तो अब आपके मन में कोई दुविधा होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। यूट्यूब पे भी क्लास में आपको फ्री में भी दे रहा हूँ, तो आप सबको बताइए है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यूट्यूब पे भी मास्टर सीरीज जो लेके आया हूँ उसे जरूर करिएगा। अभी मैं हिस्ट्री का वीडियो दिया हूँ और स्पेशल बिहार का दिया हूँ, तो हिस्ट्री में एक वीडियो एंशिएंट का दिया हूँ और एक मेडिवल हिस्ट्री का दिया हूँ, तो मैं मॉडर्न का, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का देखिएगा तो 4 घंटा का वीडियो है ना, और जाके देखिएगा 4 घंटा का ये वीडियो देखने के बाद आप जो चीज़ 2 से 3 महीना में पढ़ते हैं, मैं वो 4 घंटे में पढ़ा दिया हूँ, जाके देखना। बहुत सारे पॉइंट, मतलब कि सारे पॉइंट कवर कर दिया हूँ, एनसीईआरटी का हो, चाहे स्पेक्ट्रम का हो, चाहे अन्य सेक्शन का हो, मतलब अन्य बुक का हो, सारे पॉइंट वहाँ पर आपको मिलेगा, और पूरा डिटेल में एनालिसिस किया हूँ, मतलब कि पढ़ाया हूँ, ठीक है। और प्राचीन भारत के इतिहास में भी मैं पढ़ाया हूँ, आप जाके देखना, सारी चीज़ें कवर करवा दिया हूँ विद डायग्राम, सारी चीज़ें है ना। स्पेशल बिहार भी पढ़ाया हूँ, आप जाके देखना जो मैं पढ़ाया हूँ ना, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगा के देखिएगा, चाहे मॉक टेस्ट लगा के देखिएगा, सारे क्वेश्चन बनेगा। तो आप देख सकते हैं 3 सेक्शन तो चल ही रहा है, स्पेशल बिहार और हिस्ट्री का 2 सेक्शन अभी चल रहा है, एंशिएंट और मॉडर्न। तो मॉडर्न का एक पार्ट दिया हूँ 4 घंटा का, और प्राचीन भारत का इतिहास का भी 2 घंटा का दिया हो वीडियो, है ना। ये मास्टर वीडियो का सीरीज है, वैसा ही साइंस का आएगा, यूट्यूब पे भी आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो भाई सब कुछ यहाँ पे भी धीरे धीरे कवर करवाएंगे, है ना। और पेड क्लास में क्या है कि भाई आपको एक जगह सब कुछ मिल रहा है, तो भाई मैं नहीं कर रहा हूँ कि आओ, ऐसा नहीं है कि भाई आप मेरे साथ जुड़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद से भी पढ़ के इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, हाँ, लेकिन आपका कंटेंट बहुत मैंने लगता है कि ये ऑथेंटिक और ओरिजिनल होना चाहिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक